हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने सीलोमेट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म होता क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो मेटामेरिज्म है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो स्पष्ट रूप से या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड फॉर्म में हमें फाइलम एनिलिडा के अंदर देखने को मिला था। फाइलम एनिलिडा के अंदर ये जो मेटामेरिज्म का प्रोसेस है हमें बहुत अच्छे तरह से देखने को मिला था। यानी बोल सकते हैं कि जो ट्रू मेटामेरिज्म है वो फाइलम एनिलिडा से ही स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमने फाइलम एस्के हेलमिंथीस पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट थे, बट वो सेगमेंटेशन क्या थे, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रू सेगमेंटेशन या ट्रू मेटामेरिज्म। तो फाइलम एनिलिडा से ही क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रू सेगमेंटेशन। यहां से ट्रू सेगमेंटेशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब समझेंगे कि मेटामेरिज्म होता क्या है। मेटामेरिज्म का सिंपल मतलब होता है कि अगर सपोज करो कोई मान लेते हैं ये अर्थवर्म है हमारा, और ये अर्थवर्म कैसा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। यानी इसको दो हाफ में डिवाइड करने के लिए क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बायलेटरल सेगमेंटेड एनिमल्स के अंदर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स करें उसके बॉडी के ऊपर, इस तरीके से बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स करें, तो बॉडी को क्या है हम बहुत सारे लीनियर सीरीज में सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लीनियर सेगमेंट्स मिलेंगे। और ये जो लीनियर सेगमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और ये जो बॉडी का सेगमेंटेड होना या बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन का प्रेजेंट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा है, द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिमिलर सेक्शन। सिमिलर सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने जूम कर रखा है, तो यहाँ पर ये सेगमेंट वन है, मान लेते हैं ये सेगमेंट वन है, और ये क्या है हमारा सेगमेंट, ये सेगमेंट टू है। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, हर एक चीज का रिपीटेशन हो रहा है। ये थोड़ा जो आप ग्रीनिश कलर का देख रहे हो ये क्या है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट है इसका। और यहाँ पर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर सकते हैं या ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पर देखो सारी चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो जब सारी चीजें रिपीट होती हैं सेम सेगमेंट के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है। तो मेटामेरिज्म का मतलब होता है बॉडी को सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड करना, और हर एक सेगमेंट के अंदर क्या है, ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना। ठीक है। कभी कभी ऑर्गन का रिपीटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि 100% रिपीटेशन हो, बट यहाँ पे क्या है, बॉडी सेगमेंटेशन होगा और कुछ ना कुछ चीजों का रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, हर एक सेगमेंट को, जैसे सपोज करिए सेगमेंट वन है, एक सेगमेंट टू है, तो हर एक सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, सोमाइट बोल सकते हैं, सेगमेंट बोल सकते हैं, या मेटामियर बात कर सकते हैं, या इसको मेटामियर बोल सकते हैं। जनरली जितने भी ईच मेटामियर यानी जितने भी सेगमेंट्स है, जितने भी मेटामियर हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है। या तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे या फिर पूरी तरीके से रिपीट करेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन यूनिट्स। यानी कि हर एक सेगमेंट्स के अंदर सारी चीजें रिपीटेड होंगी, हर एक चीज हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। सपोज करो यहाँ पर अगर किडनी नेफ्रीडिया मान लेते हैं, जो नेफ्रीडिया है या फिर ब्लड वेसल्स है, तो दूसरे सेगमेंट में भी वो सारी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। उसके बाद जो टर्म मेटामेरिज्म है, जनरली हम उसको तब बोलेंगे जब वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो। ठीक है। यानी ट्रू मेटामेरिज्म हम तब बोल सकते हैं उसको जब ओरिजिन कहाँ से हो, या जो ऑर्गन का ओरिजिन हो कैसा हो, मीजोडर्मल ओरिजिन हो। अगर एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है तब उसको ट्रू मेटामेरिज्म नहीं बोलेंगे, उसको फॉल्स मेटामेरिज्म बोलेंगे, या उसको सूडो मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म है जो आपको याद रखना है, सूडो मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्टोडर्म पार्टिसिपेट करेगा, यानी एक्टोडर्म के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे एक्टोडर्म पार्टिसिपेट करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म, तो ट्रू मेटामेरिज्म के अंदर जो सेगमेंटेशन होता है वो किसका होता है, मीजोडर्म का होता है। तो अगर मीजोडर्म से सेगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है या मीजोडर्म की वजह से सेगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे लिखा है, टर्म मेटामेरिज्म इज अप्लाइड ओनली व्हेन ऑर्गन्स ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन
यानी जब तक हम उसको ट्रू मेटामेरिज्म नहीं बोलेंगे, जब तक जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के नहीं होंगे, एक्टोडर्मल के होंगे, तो उसको सूडो मेटामेरिज्म बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक टर्म याद रखना है कि जो मेटामेरिज्म है वो हमेशा ट्रंक रीजन पे ही सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है या लिमिटेड होता है, यानी ट्रंक रीजन के बाहर यानी हेड या टेल रीजन में आपको मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलता, और सिर्फ ट्रंक रीजन में ही देखने को मिलेगा। अगर सपोज करो कोई ये ऑर्गेनिज्म है, तो मान लेते हैं ये इसका हेड रीजन है, ये इसका हेड है, बाकी ये वाला पार्ट जो होगा वो ट्रंक होगा, और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, टेल होता है। तो हेड और टेल के अंदर आपको मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हेड और टेल के अंदर जो ऑर्गन्स का जो प्रेजेंस है, या जो बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें रिपीटेशन नहीं देखने को मिलती, इसलिए हेड और टेल क्या है, अलग अलग सेगमेंट की तरफ काउंट किए जाएंगे, इनके अंदर मेटामेरिज्म नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर सच एज गट, प्रिंसिपल बॉडी वेसल्स एंड नर्व एक्सटेंड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। मीन्स कि जब भी हम किसी भी, जैसे सपोज करो अर्थवर्म की ही बात करते हैं, तो अर्थवर्म के अंदर क्या है, जो गट है, गट यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रेजेंट नहीं होगा, एक सेंट्रल डक्ट होगा या सेंट्रल गट होगा, वही क्या है हर एक सेगमेंट से पास आउट होगा। एक बॉडी वेसल्स है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या है पूरे बॉडी वेसल्स में पास होगा। नर्व्स है वो पूरे बॉडी वेसल्स में पास होगा। तो कुछ चीजें क्या है वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग नहीं बनती, एक ही का सेंट्रली बना हुआ रहता है, और वही क्या है सारे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पर देखो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम हेड बोलते हैं, और हेड को हम एक्रोन भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो रीजन है इसको टेल बोलते हैं, टेल को हम पाइजीडियम भी बोल सकते हैं, टेल को हम पाइजीडियम भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये जो हेड है, हेड को एक्रोन भी बोल सकते हैं। तो हेड और टेल के अंदर हमें कोई भी सेगमेंटेशन देखने को, या बोल सकते हैं कि इसको मेटामेरिज्म में काउंट नहीं करते, बिकॉज हेड के अंदर क्या है, ब्रेन हो गया, डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टेल के अंदर यहाँ पे एनस है, इसको पाइजीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन्स के रिपीटेशन या फिर स्ट्रक्चर्स का रिपीटेशन नहीं होता। बाकी ये जो पूरा का पूरा जो ट्रंक रीजन है, इस ट्रंक रीजन के अंदर सेगमेंटेशन रिपीट होंगे। और यहाँ पे ये जो बीच में डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को ही हम क्या क्या बोलते हैं, गट बोल रहे हैं ये। अब ये गट क्या है, हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, और ये क्या है सेंट्रली ओरिजिनेटेड है, यानी एक बार ओरिजिनेट हुआ है और हर एक सेगमेंट में ये क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जो गट होगा, गट हर एक सेगमेंट में अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही गट होगा जो कि हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेड को हम एक्रोन भी बोलते हैं, और ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोस्टोमियम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर ब्रेन और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। टेल को अभी मैंने बताया पाइजीडियम बोलते हैं, और ये टर्मिनल पार्ट होगा, और जिसमें एनस प्रेजेंट होता है, क्योंकि टर्मिनल पार्ट में ही क्या होगा, एनस प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी यहाँ पे न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, सपोज करो इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है और नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, तो नए सेगमेंट्स का जो मतलब बोल सकते हैं अटैचमेंट होगा, या जो न्यू सेगमेंट का जो फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा पाइजीडियम रीजन पे होगा, यानी नया सेगमेंट हमेशा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो न्यू सेगमेंट हमेशा पाइजीडियम के पास बनेगा, इसलिए जो नया सेगमेंट है, जो न्यू सेगमेंट है, वो पाइजीडियम के पास रहेगा, और जो सबसे ओल्डेस्ट सेगमेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माउथ वाले रीजन या हेड वाले रीजन पे प्रेजेंट होगा। तो न्यू सेगमेंट अराइजेज इन फ्रंट ऑफ पाइजीडियम, एंड दस ओल्डेस्ट सेगमेंट इज जस्ट बिहाइंड द हेड। हेड के जस्ट नीचे क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट सेगमेंट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट सेगमेंट होगा, यहाँ पे ओल्डेस्ट सेगमेंट होता है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेगमेंट होगा, यहाँ पे आपका न्यू सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या था, मेटामेरिज्म के थोड़े बेसिक्स थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जनरली क्या हो सकता है, एक्सटर्नल टाइप का हो सकता है, इंटरनल टाइप का हो सकता है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो, सिलोमिक कैविटी के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म बोलेंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा, सेगमेंटेशन is present only on the outer surface, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म बोलेंगे। और ये आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिल सकता है।
ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेटामेरिज्म का, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर क्या है, एक्सटर्नल तो मिल ही रहा है, ये क्या है, एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे इंटरनल हो गया। तो अर्थवर्म के अंदर हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही मिलता है, यानी इसकी आउटर बॉडी तो सेगमेंटेड होती ही होती है, साथ के साथ यहाँ पे जो सिलोमिक कैविटी है, सिलोमिक कैविटी के अंदर भी यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, या इसको हम इंटर सेगमेंटल ट्रांसवर्स मेजेंट्री भी बोलते हैं, इंटर सेगमेंटल ट्रांसवर्स मेजेंट्री, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा का काम क्या होगा, ये सिलोमिक कैविटी जो है, ये हमारे सिलोमिक कैविटी है, ये जो सिलोमिक कैविटी है, इस सिलोमिक कैविटी को ये क्या करती है, सेगमेंटेड करती है, इसको सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। तो अर्थवर्म इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल मेटामेरिज्म, यानी यहाँ पे दोनों ही टाइप के सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अर्थवर्म के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल भी आपको देखने को मिलेगा सेगमेंटेशन, और जो इंटरनल सिलोमिक कैविटी है उसके अंदर बहुत सारे आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, और ये कंपार्टमेंट्स किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, इंटर सेगमेंटल ट्रांसवर्स मेजेंट्री के थ्रू, जिसको हम सेप्टा भी बोलते हैं। बट वही अगर हम बात करें ऑर्थोपोड्स के अंदर, तो ऑर्थोपोड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, और वही अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर या दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उसके अंदर इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, यानी बॉडी के ऊपर आपको कोई भी सेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके अंदर की जो कैविटी है, कैविटी के अंदर आपको क्या है, सेगमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कोई ह्यूमन है, तो ये हेड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये थोरैक्स हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, थोरैक्स हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो थोरैक्स के अंदर यहाँ पे सेगमेंट हो गया, तो थोरैक्स के अंदर क्या होंगे, अलग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, अलग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैन और वर्टिब्रेट्स के अंदर इंटरनल मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इंटरनल सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म आपको दिख रहा है मसल्स का, नर्व्स का, ब्लड वेसल्स का, वर्टिब्रीज का, रिब्स का, ये सारी चीज़ें हमें ह्यूमंस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होमोनोमस मेटामेरिज्म और हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। होमोनोमस मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है, अगर बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं, ठीक है, अगर सारे सेगमेंट्स अलाइक हैं, एक जैसे हैं, सारे इक्वल सेगमेंट्स हैं, मींस ऑल सेगमेंट्स आर इक्वल एंड अलाइक, एक जैसे हैं, अगर सारे सेगमेंट इक्वल और एक जैसे हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोनोमस मेटामेरिज्म। जैसे कि अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो हर एक सेगमेंट उसका क्या है, एक जैसा ही होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोनोमस मेटामेरिज्म, या इसको कंप्लीट मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो व्हेन मेटामर्स आर एसेंशियली अलाइक, ये याद रखना है कि एसेंशियली एक लाइक यानी एक जैसे ही होंगे, ईच हैविंग सेगमेंटल ब्लड वेसल्स, यानी हर एक सेगमेंट में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, नर्व्स होगा, नेफ्रीडिया होगा, सिलोमोडक्ट होगा। तो जाहिर सब जब जब सारे मेटामर्स के अंदर, सब सारे सेगमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोनोमस मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म में होगा क्या कि यहाँ पे सारे सेगमेंट एक जैसे नहीं होंगे, कुछ सेगमेंट्स क्या होंगे, छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, और सारे सेगमेंट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन को हेट्रोनोमस बोलते हैं, और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्थोपोडा के अंदर देखने को मिल सकता है, ये आपको ऑर्थोपोडा में देखने को मिल सकता है। तो इन ऑर्थोपोडा एंड वर्टिब्रेट्स द मेटामर्स आर डिफरेंट रीजन, मेटामर्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी इज डिसिमिलर, यानी अलग अलग होते हैं, जितने भी मेटामर्स होते हैं, जैसे यहाँ का मेटामर और यहाँ का मेटामर क्या है, अलग अलग है। तो अगर ये अलग अलग मेटामर्स होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म या फिर इनकम्प्लीट मेटामोरिज्म बोलते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो हेट्रोनोमस कंडीशन है ये सबसे पहले एंटीरियर रीजन से स्टार्ट होता है और फिर जाके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ये एंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामेरिज्म से रिलेटेड थ्योरीज, कि मेटामेरिज्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, कैसे बॉडी के अंदर किसी भी सीलोमेट्स के अंदर मेटामेरिज्म किस तरीके से बना, इस तरीके को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एनिलिडा से पहले आपको मेटामेरिज्म आपको देखने को नहीं मिल रहा था, बॉडी एकदम क्या थी, अनसेगमेंटेड थी। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें सारे में देखा था, मैंने आपको अधिकतर में बताया था कि बॉडी कैसी थी, अनसेगमेंटेड थी। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इसके बारे में हम देखेंगे
कि किन किन थ्योरीज ने इस बात को सपोर्ट किया और मेटामेरिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम उन सारी थ्योरीज को वन बाय वन डील करेंगे। तो जनरली जितने भी मेटामेरिज्म से रिलेटेड जितने भी मेन थ्योरीज हैं वो सिर्फ इसी बात पे फोकस करती है या इसी बात को एम्फसाइज करती है कि ऑर्गन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, और जितने भी सेगमेंटेशन है, जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मीजोडर्मल हैं, ठीक है। और साथ के साथ ये क्या है, ओरिजिन ऑफ सीलोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी अभी हम आगे जाके जितनी भी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म से रिलेटेड, वो प्राइमरली किस पे बेस्ड है, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन पे बेस्ड है, या मीजोडर्मल सेगमेंटेशन पे बेस्ड है, या बोल सकते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ सीलोम से रिलेट करते हैं। यानी सारा का सारा जितना भी थ्योरी है वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी। अब ये सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी क्या है, नाम से पता चल रहा है सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होगा। और सूडो मेटामेरिज्म कब बनता है, जब एक्टोडर्म के अंदर सेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म पार्टिसिपेट्स इन सेगमेंटेशन, एक्टोडर्म पार्टिसिपेट, यहाँ पे एक्टोडर्म पार्टिसिपेट करता है। अब होगा क्या यहाँ पे, जनरली बहुत सारे जैसे ए सिलोमेट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ए सिलोमेट, ए सिलोमेट के अंदर क्या हुआ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे मान लो ये इनकी बॉडी है, अब इनकी बॉडी में क्या हुआ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। सपोज करो अभी इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है, इसके अंदर कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, अभी इनिशियली क्या है, अनसेगमेंटेड है, ये अनसेगमेंटेड है। अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे इनके अंदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे सपोज करो नेफ्रीडिया हो गया, गोनट्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इन सब के क्या हो गया, इस तरीके से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। ये सब क्या हो गया, इस तरीके से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेशन होना स्टार्ट हुआ। अब जब रिपीटेशन हुआ तो रिपीटेशन की वजह से क्या है कि अब इनकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा एडेप्टेशन होना स्टार्ट हुआ, इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो जो इसका एक्टोडर्म है अब उसके अंदर क्या है, इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होने स्टार्ट हो गए, सेगमेंट्स बनने स्टार्ट हो गए। अब क्योंकि बॉडी के अंदर सेगमेंट बना, ये सेगमेंट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। और ये यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस या बोल सकते हैं एक्टोडर्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सूडो मेटामेरिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, सूडो मेटामेरिज्म बेसिकली क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑर्गन के डेवलपमेंट हो चुके हैं, यानी ऑर्गन क्या है, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो बस उसको अडेप्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सेगमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, दिस थ्योरी स्ट्रेसेस दैट मेटामेरिज्म डेवलप सेकेंडली, ये आपको याद रखना है, सेकेंडरली, यानी जो मेटामेरिज्म है एक सेकेंडरी प्रोसेस है। इस यहाँ पर क्या है, मेटामेरिज्म एक सेकेंडरी प्रोसेस है एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज मसल्स, नर्व, नेफ्रीडिया, सीलोम, ब्लड वेसल एक्सेट्रा इन अ सिंगल इंडिविजुअल। यानी कि जो यहाँ पर जो आपका मेटामेरिज्म डेवलप हुआ है वो प्राइमरीली प्रोसेस नहीं है, यानी प्राइमरी प्रोसेस नहीं है, एक सेकेंडरी प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस क्यों है, क्योंकि प्राइमरीली सबसे पहले बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे मसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, नेफ्रीडिया हो गया, सीलोम हो गया, ब्लड वेसल्स, ये सब पहले ही अपने आप को रिपीट कर चुके थे। अब इनको अडेप्ट करने के लिए बॉडी ने यहाँ पर मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन करना स्टार्ट कर लिया। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी बोलते हैं। और इस थ्योरी को सपोर्ट किया था या इसको प्रपोज किया था हाइमन और गुडरिच ने 1951 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर होगा क्या, जो सेगमेंटेड कंडीशन वाज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस पार्टीशन इन बिटवीन देम, यानी यहाँ पे जितने भी सेगमेंटेड कंडीशन बनी है, जो सेगमेंटेड कंडीशन बनी है वो क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ क्रॉस पार्टीशन, यानी यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गन बन चुका था, उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन होना स्टार्ट हुआ है, तब जाके सेगमेंटेशन बना है इन बिटवीन देम, सो दैट ईच सेगमेंट रिसीव रिपीटेड पार्ट ऑफ ईच सिस्टम। यानी तब जाके सेगमेंटेशन जब हुआ उसके बाद जाके यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, रिपीटेड ऑर्गन्स को एक्वायर कर पा रहे हैं, या उसके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर रिपीटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट हो पा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है यूजुअली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, टेप वॉर्म या सिस्टोड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। सिस्टोड को हम टेप वॉर्म भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यूजुअली ये प्रोसेस आपको टेप वॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, बट ये प्रोसेस अभी भी आपको कुछ एनालिड्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, उनके लार्वल स्टेजेस के अंदर। यानी ये जो सेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है कि बॉडी का प्रोसेस सूडो मेटामेरिज्म के थ्रू हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, अभी भी आपको कुछ एनालिड्स के लार्वल स्टेजेस में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ध्यान रखना है कि ये जो सेगमेंटेशन है
ये एक तरीके का एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन है किसका? अंडुलेटरी मोड ऑफ स्विमिंग। अंडुलेटरी मोड ऑफ स्विमिंग का मतलब कि यहाँ पे स्विमिंग के लिए या बोल सकते हैं लोकोमोशन के लिए ये जो प्रोसेस हुआ है ये सूडो मेटामॉर्फिज्म उसके लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजन थ्योरी या कॉम थ्योरी। फिजन थ्योरी क्या कहता है? फिजन थ्योरी कहेगा कि सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है, बाइनरी फिजन। और आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में भी कि जो बाइनरी फिजन होता है यहाँ पे क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म से आप देख रहे हो इस तरीके से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जब बाइनरी फिजन होगा तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा माना गया है कि ये जो दोनों इंडिविजुअल हैं ये अब अपने से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से एसोसिएट हो गए। और एसोसिएट किस तरीके से हो रहे हैं? ये फिजियोलॉजिकली भी एसोसिएट हो रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी एसोसिएटेड हो रहे हैं। यानी अब ये पूरी तरीके से कंप्लीटली एसोसिएट हो गए कि अब इनके फंक्शंस भी एक साथ ही परफॉर्म होंगे, इनका जो मॉर्फोलॉजी है वो भी एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अटैच हो गए। और इस तरीके से जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे तो इस तरीके से क्या है? मल्टीपल सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा और वो सारे सेगमेंट्स क्या होंगे? एक तरीके से अटैच होंगे, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे। और हर एक सेगमेंट के अंदर क्या है? हर एक ऑर्गन का रिपीटेशन पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर एक सेगमेंट क्या होगा? अटैच हो रहा है। और हर एक सेगमेंट अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक सब इंडिविजुअल को। हम बोल सकते हैं कि ये एक सेगमेंट ये भी एक इंडिविजुअल है, ये एक सेगमेंट ये भी एक इंडिविजुअल है, ये एक सेगमेंट, यानी हर एक सेगमेंट क्या है? एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हर एक सेगमेंट क्या है? इंडिविजुअल के मरने से उनके एसोसिएशन से ही तो हुआ है, तो ये एसोसिएट होगा। ठीक है, इस थ्योरी को सबसे पहले पेरियर ने 1882 में यानी 1882 में दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो थ्योरीज में बोला गया जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर हु हैज डिवाइडेड एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, जितने भी सेगमेंटेशन हुआ है, वो जितने भी नॉन एंसेस्ट्रल जो बॉडीज हैं उनके एसोसिएशन से हुआ है। जब ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे तब जाके सेगमेंट बनेगा। और हर एक सेगमेंट क्या है? सब इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। और वो इस तरीके से अटैच हुए हैं, किस तरीके से? ताकि उनका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों ही मिलके एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअलिटी का फॉर्मेशन कर दे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेगमेंटेड एनिमल इज द चेन ऑफ कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड सब इंडिविजुअल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को अच्छे से याद रखेंगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी सेगमेंटेड एनिमल है वो बेसिकली चेन है कोऑर्डिनेटेड सब इंडिविजुअल का। नहीं, यहाँ पे सारे जितने भी ये जितना भी हर एक सेगमेंट क्या है? ये एक सब इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है और सारे सब इंडिविजुअल क्या है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ये सारे के सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। और इस तरीके की चीजें आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनिलिडा के अंदर देखने को मिल सकती है। होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए कंटिन्यूसली ला रहा हूँ। उसके बाद ये सारा का सारा जो भी हम ये नोट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको मैं PDF की फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप इसको समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। साइक्लोमेरिज्म थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी क्या बताती है? कॉर्डेट्स के ओरिजिन के बारे में बताती है। इससे पहले वाली जितनी दो थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो नॉन कॉर्डेट्स तक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बट साइक्लोमेरिज्म थ्योरी क्या है? ये कॉर्डेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो सिलोम कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिलोमिक कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो मेन डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, जो मेन डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस मेन डाइजेस्टिव ट्रैक से चार पाउचेस, चार गैस्ट्रिक पाउचेस बोल सकते हैं, या चार इंटर जो सिलोमिक कैविटी है या इंटरसिलोमिक पाउचेस है, या इनको बोल सकते हैं गैस्ट्रिक पाउचेस। ये मेन डाइजेस्टिव ट्रैक से चार डाइजेस्टिव जो ये गैस्ट्रिक पाउचेज हैं ये सेपरेट होती हैं और सेपरेट होकर इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। अब इन चार गैस्ट्रिक पाउचेज में से क्या होगा? दो गैस्ट्रिक पाउचेज ऑटोमेटिकली खुद से ही क्या होंगी? डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, कुछ समय बाद डीजनरेट हो जाएंगी। अब बचेंगे सिर्फ दो,
अब ये जो दो गास्ट्रिक पाउचेज हैं इनके बीच में डिवीजन होगा, और इन दो गास्ट्रिक पाउचेज के डिवीजन से क्या है, तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है। एक होता है प्रोटोसील, उसके बाद क्या होता है मीजोसील एंड मेटासील। ये जो प्रोटोसील और मीजोसील है ये भी ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, कुछ समय बाद ये भी प्रोटोसील और ये जो मीजोसील है इट ऑल्सो डीजेनरेट, ये भी कुछ समय बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। और प्रोटोसील और मीजोसील के डीजेनरेट होने की वजह से मोलस्का क्या है आपका अनसेगमेंटेड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, प्रोटोसील और मीजोसील डीजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेटासील बनेगा। अब ये जो मेटासील है यही मेटासील क्या है अपने आप को आगे की तरफ इसको लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करवाएगा। ग्रो करवाने के अंदर बाद इसके अंदर सेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी क्या होगी इस तरीके से टोटली सेगमेंटेड या मेटामेरस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो साइक्लोमेरिक थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सिलोमिक कैविटी के फॉर्मेशन के लिए जो मेन हमारा गट था, जो मेन गट है, मेन गट से चार आप बोल सकते हैं गास्ट्रिक पाउचेज या इंटरसिलोइक पाउचेज सेपरेट होती हैं। ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं, जिसमें से दो ऑलरेडी डिसोसिएट हो जाती है, सिर्फ दो बचती हैं। दो में डिवीजन की वजह से तीन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोसील, मिजोसील, मेटासील। प्रोटोसील और मिजोसील क्या है कुछ समय बाद ये खुद डिजेनरेट हो जाती है, सिर्फ मेटासील बचता है। मेटासील अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ करवाने के बाद उसके अंदर सेगमेंटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं साइक्लोमेरिक थ्योरी। तो इस थ्योरी को सबसे पहले सेडविक ने प्रपोज किया था और इसको रिमैन ने सपोर्ट किया था इस थ्योरी को। ये जो थ्योरी है कोरोलरी है, कोरोलरी का मतलब क्या बोल सकते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, किसका रिजल्ट है, इंटरसिलस थ्योरी। इंटरसिलस थ्योरी का एक बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन है, यानी इंटरसिलस थ्योरी की वजह से ही यहाँ पे साइक्लोमेरिक थ्योरी अब बोल सकते हैं बनी है। यानी अगर इंटरसिलस थ्योरी नहीं होती तो साइक्लोमेरिक थ्योरी भी ओरिजिनेट नहीं हो सकती। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो साइक्लोमेरिक थ्योरी है वो कोरोलरी है इंटरसिलस थ्योरी। कोरोलरी का मतलब क्या होता है उसका ही एक्सटेंशन या उसी का पार्ट। ठीक है, और ये इंटरसिलस थ्योरी किसके लिए था, सिलोम के फॉर्मेशन के लिए। ओरिजिन ऑफ मेसोडर्म एंड सिलोम, यानी सिलोम और मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है इंटरसिलस थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिलोम है, जो सिलोम का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि जो चार गास्ट्रिक या इंटरसेलिक पाउचेस का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी, यानी सेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी से चार गास्ट्रिक पाउचेस सेपरेट होती हैं, वो अपने आप को अरेंज करती हैं। इस चार गास्ट्रिक पाउचेस में से यानी आउट ऑफ 4 गास्ट्रिक पाउचेस दो तो ऑलरेडी डीजेनरेट होती है, बाकी जो दो बचती हैं उनमें क्या होगा डिवीजन होगा। डिवीजन की वजह से 3 पेयर के सिलोमिक कैविटीज बनती हैं जिनको प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील बोलते हैं। प्रोटोसील और मेटासील ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुछ समय बाद जाके ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ प्रोटोसील एंड मीजोसील लेड टू अनसेगमेंटेड सिलोमेट, यानी अगर प्रोटोसील और मीजोसील डीजेनरेट हो जाते हैं या लॉस हो जाते हैं तो उससे क्या है अनसेगमेंटेड सिलोमेट मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मोलस्का हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो सिर्फ मेटासील बचा है, मेटासील के अंदर सब डिवीजन होगा, उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा और डिवीजन की वजह से प्राइमरी सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा, और करने के बाद बहुत सारे क्या होगा एनिलीड्स का हम बोल सकते हैं। एनिलीडा के अंदर सेगमेंटेशन का जो रीजन है वो यही रीजन है कि मेटासील के अंदर सेगमेंटेशन की वजह से ये बना है। होप आपको साइक्लोमेरिक थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोटरी थ्योरी। लोकोमोटिव थ्योरी को जो प्रपोज किया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो मेटामेरिज्म है, यानी जो मेटामेरिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके बॉडी के अंदर जो सेगमेंटेशन हुआ है, वो सेगमेंटेशन इसलिए हुआ है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ को प्रमोट करना चाहता है या बोल सकते हैं अपने लोकोमोशन को प्रमोट करना चाहता है। तो क्योंकि नाम ही लोकोमोटिव थ्योरी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेटामेरिज्म डेवलप हुआ है वो क्यों डेवलप हुआ है, बिकॉज ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो मेटामेरिज्म इज डेवलप्ड because of locomotion। बिकॉज ऑफ लोकोमोशन का मतलब क्या है कि जनरली अगर हम बात करते हैं एनिलीडा की, ठीक है, एनिलीडा से पहले क्या था, बॉडी अनसेगमेंटेड थी। ठीक है, बॉडी अनसेगमेंटेड होने की वजह से इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट हुआ करता था। अब ये जो सिलोमिक फ्लूइड है, ये सिलोमिक फ्लूइड क्या करती थी, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करती थी, या बोल सकती है कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का फॉर्मेशन करती थी। अब ये हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है ये क्या करती है, बॉडी के स्केलेटन या जितने भी अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते थे उनके स्केलेटन को बनाती थी।
लेकिन एनालिडा के अंदर दिक्कत क्या था कि एनालिडा बरोइंग टाइप के एनिमल है, यानी वो क्या है, सैंड के अंदर बरो करते हैं, यानी छेद करके उसके अंदर जाते हैं। तो अगर सपोज करो कि अगर इनकी बॉडी इसी तरीके से अनसेगमेंटेड होती और वो किसी भी, जैसे मान लेते हैं मड को इस तरीके से बरो करने की कोशिश करती, तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, कि जैसे क्योंकि अब यहाँ पे इसको बरो करेगी, इसके ऊपर इसे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और जब ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इनकी बॉडी का रप्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को, इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए क्या हुआ, इनकी बॉडी में इस तरीके से सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और सेगमेंट के फॉर्मेशन की वजह से क्या है कि अब इनके अंदर जो लोकोमोशन होगा वो किस तरीके का होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का हो सकता है, जिसको हम अंडुलेटिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे सांप को आपने चलते हुए देखा है, ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं। अंडुलेटिंग मूवमेंट की वजह से यहाँ पे लोकोमोटिव थ्योरी बनी है, या बोल सकते हैं कि जो भी मेटामेरिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि वो उसके लोकोमोशन को प्रमोट करना चाहती है। तो इन्हीं चीज़ों को लिखा है, इसको प्रपोज किया था आरबी क्लार्क ने 1964 के अंदर, ठीक है। ये जो थ्योरी कहती है कि जो मेटामेरिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो इवॉल्व हुआ है, वो एज अ एडेप्टेशन ऑफ लोकोमोशन हुआ है, यानी लोकोमोशन की वजह से, यानी उसके एडेप्टेशन की वजह से हुआ है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोकोमोशन है, उस डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोकोमोशन की वजह से यहाँ पे क्या है, मेटामेरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। हम बोल सकते हैं कि जो ये लोकोमोटरी थ्योरी है वो एमैल्गमेशन है। एमैल्गमेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। ये मिक्सचर है, यानी ये जो थ्योरी है दो चीजों से मिलकर बनी है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी और एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी। तो सूडो मेटामेरिज्म तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब बस बचा हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी, जो अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम डील करेंगे। तो यानी जो लोकोमोटरी थ्योरी है वो इन दो थ्योरीज से मिलकर बनी है, सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी और एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी से मिलकर बनी है। तो एनालिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो एनालिड्स क्या है, प्रोबेबली इवॉल्व किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, वो बरोइंग टाइप के एनिमल है, या बोल सकते हैं कि बरोइंग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो जनरली यहाँ के अंदर जो, यहाँ इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उसके अंदर जो भी मेटामेरिज्म डेवलप हुआ है बस वो उसके लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए हुआ है। कॉर्डेट्स के अंदर जनरली, एनालिड्स के अंदर किस तरीके का लोकोमोशन होगा, बरोइंग टाइप का होगा। कॉर्डेट्स के अंदर मोशन कैसा होता है, अंडुलेटरी हो सकता है, सर्पेंटाइन हो सकता है, या स्विमिंग टाइप का हो सकता है। तो इन मोशन को सपोर्ट करने के लिए ये अलग अलग टाइप के क्या है, लोकोमोशन है। इन अलग अलग टाइप के लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या हो गया, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया। जनरली जो जितने भी सिस्टोड्स होते हैं, सिस्टोड्स का मतलब टेप वॉर्म, टेप वॉर्म के अंदर जो मेटामेरिज्म है या जो सेगमेंटेशन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये लोकोमोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितने भी आप बोल सकते हैं जो टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म की जो बॉडी होती है उसके सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। और ये प्रोग्लॉटिड्स क्या करते हैं, हर एक प्रोग्लॉटिड्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू सेगमेंट का फॉर्मेशन कर ले। तो यहाँ पर ये क्या है, जो सिस्टोड्स के अंदर मेटामेरिज्म क्या है, एक रिप्रोडक्शन का रिस्पॉन्स है, यहाँ पे लोकोमोशन का रिस्पॉन्स नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यहाँ पर जो लोकोमोशन हो रहा है, लोकोमोशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करेगा, वो बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ। सीलोम कैसी हो गई, कंपार्टमेंटेड हो गए, ताकि वो लोकलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म कर सके, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को यहाँ पे वो परफॉर्म कर सके। तो ये ध्यान रखना है। और जनरली अगर फ्लूइड की वजह से स्केलेटन स्ट्रिच रहती है, बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में या एक प्रॉपर शेप में रहती है, तो ऐसे स्केलेटन को हाइड्रोलिक स्केलेटन बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक स्केलेटन के डिसएडवांटेज हैं कि अगर सपोज करो कंपार्टमेंट नहीं होंगे और एक्सेसिव फोर्स लगेगा तो बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, सेगमेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। जनरली एनालिड्स के अंदर जो मेटामेरिज्म है वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, सिलोम का और बॉडी वॉल मसल्स का। तो ये ध्यान रखना है कि एनालिड्स के अंदर जो भी मेटामेरिज्म है वो सिलोमिक कैविटी का मॉडिफिकेशन है और उसके बॉडी वॉल के मसल्स का मॉडिफिकेशन है। लास्ट अब हमारे पास एक बच रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी की। एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी कहता है कि जो भी सेगमेंट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी जो भी मेटामेरिज्म डेवलप हुआ है वो इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में, यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म
अपने एम्ब्रियो स्टेट में होता है तो उसके मीजोडर्म पे क्या होगा कि एक मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है, मीजोडर्म पे एक मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा, और मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से क्या है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होगा, मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन होगा या मेटामर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जस्ट एक सिंपल सी थ्योरी है, क्या कहता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेट के अंदर मीजोडर्म के ऊपर कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो मैकेनिकल स्ट्रेस क्या करेगा, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा, और सेगमेंट क्या होंगे, रिपीटेड फॉर्म में डेवलप होंगे, तो वो मेटामेरिज्म का डेवलप कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इट एक्सप्लेन्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सीडेंट, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में ये सारी चीज़ें प्रोसेस हुई हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मेटामेरिज्म के सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या है, आपके लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकोमोशन मतलब अभी जस्ट हमने डील किया कि ये लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन कैसा हो सकता है, अंडुलेटरी मोशन हो सकता है, ठीक है, सर्पेंटाइन हो सकता है, या बोल सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक टाइप का मोशन हो सकता है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। बरोइंग में हेल्प करता है एनालिड्स को, क्योंकि एनालिड्स के अंदर क्या है, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसको बेसिकली कंपार्टमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि वो प्रेशर को बियर कर सके और बरो में हेल्प कर सके। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकता है, ये ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, ये ध्यान रखना है, ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, इंजरी के लिए रेजिस्टेंस बॉडी को बनाता है, क्योंकि अगर सपोज करो कंपार्टमेंटेड होगा तो बॉडी में इंजरी क्या होगी, मतलब कि बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन नहीं होगी इंजरी को, वो इंजरी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है। रिप्रोडक्शन में प्रमोट कर सकती है, जैसा अभी हमने देखा था टेपवॉर्म के अंदर जो मेटामेरिज्म है वो रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती है। वहाँ पे हर एक प्रोग्लॉटिड क्या है, उसके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद नाइट्रोजन रिमूवल में हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक मेटामेर के अंदर ऊपर क्या होगा, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, और वो नेफ्रीडिया क्या करता है, बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।